आप सभी शिक्षार्थी साथियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं हूं वेदमती वर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे फ्री शिक्षण संस्थान प्रतियोगिता संसार अकेडमी में। आज का हमारा अध्ययन क्लास है सीजी सेट पेपर 2 ज्योग्राफी और ये हमारा 5वां क्लास है। इससे पहले हमने जो 4 क्लास हुआ है इसमें लॉर्ड केल्विन के सिद्धांत से लेकर के वेगनर के सिद्धांत तक के कंप्लीट कर लिया है। ठीक, आज हम लोग देखेंगे प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। इसे पहले अध्ययन करेंगे क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और हमेशा बनते हैं। इसके बाद हम लोग जोड़ी के सिद्धांत से इसको कंप्लीट अध्ययन करेंगे। ठीक, तो पहले प्लेट विवर्तनी की, इसके बाद बाकी के जो सिद्धांत है उसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए क्लास प्रारंभ करते हैं बिना देर किए। चलिए, जो प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत है इसको मार्गन महोदय ने 1967 में दिया है और इनके दो साथी भी थे, पार्कर और मैकेंजी। ठीक, और ये जो प्लेट है इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1965 में टूजो विल्सन ने किया था। तो आपको इतना याद रखना है कि इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, टूजो विल्सन ने किया 1965 में, और इसका जो प्रतिपादन है वो मार्गन ने किया 1967 में, और इसके दो साथी भी इसके साथ थे, पार्कर और मैकेंजी। ठीक, चलिए अब प्लेट विवर्तनिक ये होता क्या है इसका मतलब समझ लीजिए। पहले प्लेट समझ लीजिए, प्लेट क्या होता है। प्लेट जो है वो स्थलीय दृढ़ भूखंड होता है। ठीक, प्लेट क्या है, एक स्थलीय दृढ़ भूखंड है जिसको हम लोग प्लेट कह देते हैं। ठीक, और ये सागरी भी हो सकता है। आपकी सागरी जो क्षेत्र होगा, दृढ़ सागरी क्षेत्र, वो सागरी प्लेट कहलाएगा। ठीक, तो आपको याद रखना है। अब इन जो प्लेट है इनके किनारों में जो गतिविधियां होती है या इनके ज्वाइंट वाले स्थान पर या सीमा वाले स्थान पर जो गतिविधियां होती है, तो उन गतिविधियां या हलचल की वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, प्लेट विवर्तनिक बोलते हैं। ठीक, तो जो हलचल है उसी को हम लोग विवर्तनिक बोलते हैं और ये प्लेट है, इसी से मिलकर प्लेट विवर्तनिक बना हुआ है। ठीक, अब आपको समझ में आया होगा कि प्लेट विवर्तनिक क्या होता है। जो प्लेट है उसके किनारे में होने वाली हलचल दोनों को मिला करके प्लेट विवर्तनिक बनता है। ठीक, चलिए इसमें हम लोग क्या देखते हैं, प्लेट विवर्तनिकी में जो प्लेट है वो एक दूसरे से या तो दूर जाते हैं या एक दूसरे के पास आते हैं या एक दूसरे के क्षैतिज स्थानांतरित होते हैं, यानी कि इसमें थोड़ी सी प्रवाह या स्वभाव से इसमें गति उत्पन्न हो जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है इसका आधार क्या है ये हम लोग देख लेते हैं अब। ठीक, तो इसके प्रमुख दो आधार बताए गए हैं। एक है महाद्वीपीय प्रवाह की संकल्पना, और दूसरा जो है वो सागर तली प्रसार, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। दो आधार पर इसको प्रतिपादित किया गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं इसकी मान्यताओं की ओर। सिद्धांत की मान्यताएं देख लेते हैं अब। सिद्धांत की मान्यताएं यह है कि जो स्थल मंडल है वो विभिन्न टुकड़े, इसको थोड़ा सुधार लेंगे। ठीक, विभिन्न टुकड़े यानी कि विभिन्न प्लेट, अलग अलग प्लेट दुर्बलता मंडल पर तैर रहे हैं। जैसे कि हमने पहले देखा था कि जो सियाल है वो सीमा पर तैर रहा है, यानी कि जो सियाल है वो क्या है, कठोर था, उसमें हम लोग देखे हैं, और जो सीमा था वो कैसे था, अर्ध तरल क्षेत्र था। तो ये सियाल सीमा पर तैर रहा है, ये पहले बता रहे थे। अब यहाँ पर वही बता रहे हैं कि जो प्लेट है ये वाला वो किस में तैर रहा है, दुर्बलता मंडल। ठीक, एस्थनोस्फीयर में तैर रहा है, ये बता रहे हैं। ठीक, चलिए फिर है पृथ्वी का कुल सतही क्षेत्रफल नियत है, यानी कि जो पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल है सतह की, वो क्या है, स्थायी है, जैसा है वैसा ही है। बस उनके जो महाद्वीप और महासागर के जो क्रस्ट है उसका निर्माण जारी है। ठीक, निर्माण जारी है तो कुछ जगह नष्ट भी हो रहा है, इसीलिए ऐसे बोला गया है कि जो पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल है वो क्या है, स्थायी है। बस इसमें कुछ नए निर्माण हो रहे हैं, कुछ नए विनाश हो रहा है, ये आपको याद रखना है। ठीक, फिर क्या है, इसमें जो प्लेट की किनारे है उनमें भूगर्भीय हलचल या क्रियाएं होती हैं, ये भी आपको याद रखना है, ये इसका मान्यताएं हैं। ठीक, फिर सागरी क्रस्ट के विनाश पर महाद्वीपीय क्रस्ट का निर्माण होता है। अब आप लोग देखेंगे, मैं बताती हूँ, ये आपका एशिया वाला क्षेत्र है ना, ये यहाँ पर आपका जापान वाला है, और ये क्या है, आपका प्रशांत प्लेट है। ये जो प्रशांत प्लेट है और एशिया प्लेट है, यूरेशिया वाला, ये वाला है ना, तो ये क्या है, आपस में टकरा रहे हैं। आपस में टकराने से क्या हो रहा है, यहाँ पर एक गर्त का निर्माण हो रहा है कि नहीं। तो ऐसी ही
जब महाद्वीप या महाद्वीप जो प्लेट है या महाद्वीप महासागर प्लेट है आपस में टकराते हैं, तो कहीं पर गर्त का निर्माण होता है, कहीं पर पर्वत का निर्माण होता है, कहीं पर कटक का निर्माण होता है। इस प्रकार से कुछ न कुछ निर्माण होता है और कुछ न कुछ विनाश होता है। जैसे कि यहाँ पर विनाश हो रहा है, जब ये दोनों सतह टकराते हैं तो यहाँ पर विनाश होता है। इसी वजह से यहाँ पर बड़े बड़े जो गर्त है, विश्व का सबसे बड़ा गर्त वो निर्मित हो रहा है यहाँ पर, है ना। तो ये इस प्रकार से काम करते हैं, कहीं पर निर्माण करते हैं, कहीं पर विनाश करते हैं। ठीक, चलिए अब इसमें आपको थोड़ा ध्यान देने वाली बात भी है यहाँ पर, जिसको आपको नोटिस करना है। ठीक, जो महाद्वीपीय प्लेट है वो क्या है, पुरानी है और महासागरीय प्लेट नहीं है। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि जो महाद्वीप प्लेट है वो स्थायी है ना। इसमें निर्माण भी होगा तो दो प्लेट के टकराने से यहाँ पर उत्थान होगा। ठीक, लेकिन महासागरों में आप लोग देखेंगे जहाँ पर ज्वालामुखी फटता है वहाँ पर क्या होता है, लावा निकलता है। और लावा निकलता है तो इसमें क्या होता है, नई जो चट्टान है वो यहाँ पर रहता है और पुरानी चट्टानें साइड में खिसकती जाती हैं। इससे क्या होता है, समुद्र तल का प्रसार होता है और समुद्र तल में नए चट्टान का निर्माण होता है ना, नए क्रस्ट का निर्माण होता है। इसी को इसमें बोल दिया गया है कि जो प्लेटें हैं वो पुरानी है लेकिन महासागरीय प्लेट जो है वो नई है। ठीक, ऐसा कहा गया है क्योंकि इसकी जो सतह की निर्माण है वो अभी तक हो ही रहा है कटक के मध्य कटक के माध्यम से। ठीक, तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप लोग अंध महासागर में देखे हैं। अंध महासागर का जो प्लेट है वो विस्तार हो रहा है, प्रसार हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है हर साल उसमें, है ना। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं प्लेट के प्रकार। ठीक, थोड़ा सा आगे कर दूं मैं स्लाइड को। अब हम लोग देखते हैं प्लेट के प्रकार। अब आप सभी को पता है कि प्लेट दो तरीके का होता है, एक महासागरीय प्लेट और एक महाद्वीपीय प्लेट, पहले ही मैं बता दिया था। ठीक, अब ये जो महासागरीय प्लेट होता है ये बेसाल्ट से बना हुआ है, पिछले ग्रिफिथ टेलर के क्लास में हमने पढ़ लिया है। और महाद्वीपीय प्लेट किससे बना हुआ है, आपके सियाल से बना हुआ है। ठीक, सिलिका से, और ये आपका बेसाल्ट से बना है। ठीक है, चलिए जो भारी प्लेट है यह क्या है, बेसाल्ट से बना हुआ है और ये क्या है, भारी है। और ये जो प्लेट है ये हल्की है। तो होता ये है कि जो भारी प्लेट जो है वो हल्की प्लेट के नीचे धंसता है। जैसे कि आपका ये स्थल खंड है और ये क्या है, महासागरी वाला है, प्रशांत वाला, और ये आपका एशिया वाला भाग है, रूस का ये वाला भाग है ना। तो ये क्या है, इसके नीचे धंस रहा है ना। तो आपको याद रखना है कि जो भारी प्लेट है वो हल्की प्लेट के नीचे धंस जाता है, क्योंकि भारी प्लेट है वो नीचे दबता है। ठीक, तो आपको ये याद रखना है, बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। ठीक, और ये क्या है, तेज गति से चलती है और ये थोड़ा सा इससे धीमी रहता है, क्योंकि हल्की है तो धीमी चलेगी है और ये तेज है तो गुरुत्वाकर्षण इसमें ज़्यादा पड़ता है। अब ये देख लीजिए कि जो महासागरीय प्लेट है उसकी जो गति है वो 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष है। ठीक, और इसकी जो गति है वो 2 सेंटीमीटर प्रति वर्ष है। ठीक, हाँ, और इसके कुछ एग्जाम्पल भी हमने ले लिया है। जो इंडियन प्लेट है हम लोग का वो 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है, यानी कि हमारा जो हिमालय वाला क्षेत्र हम लोग देखते हैं ये यहाँ से ऐसे पूरा अपना अरुणाचल वगैरह क्षेत्र आया है। ये कैसे बढ़ रहा है आपको पता है, ये प्रति वर्ष 5 सेंटीमीटर उत्तर पूर्व की ओर इस तरफ खिसक रहा है ये। ठीक, हाँ, चलिए, और इसी कारण जो पूर्वी हिमालय की ऊंचाई है वो हम लोग लगातार देख रहे हैं कि इसमें वृद्धि हो रहा है। और ये जो ऊंचाई है वो उसमें क्या हो रहा है, समतलीकरण हो रहा है। ये ऊंचाई कम होने लग गया है जम्मू कश्मीर के पास वाला, और अरुणाचल प्रदेश वाला जो क्षेत्र है उसकी ऊंचाई जो है वो बढ़ने लग गया है। ठीक, इसी रीजन से। चलिए अब हिमालय को हम लोग देखेंगे तो प्रति वर्ष 1.2 मिलीमीटर उत्तर पूर्व की ओर विस्थापित हो रहा है। ठीक, चलिए यही हम लोग देखते हैं कि ग्रीनलैंड को, तो ग्रीनलैंड जो है वो 20 सेंटीमीटर प्रति वर्ष उत्तर पूर्व की ओर विस्थापित हो रहा है। ये सबसे अधिक विस्थापित होने वाला प्लेट है। ठीक, ग्रीनलैंड छोटा प्लेट है लेकिन सबसे अधिक विस्थापन भी इसी में हो रहा है। ये कहाँ जा रहा है, जो ग्रीनलैंड है ये आपका उत्तरी अमेरिका हो गया, ये आपका यूरोप वाला क्षेत्र है, स्कैंडिनेविया है ना, यहाँ पर है आपका ग्रीनलैंड। तो ये जो ग्रीनलैंड है ये उत्तर पूर्व की ओर इस ओर प्रतिवर्ष 20 सेंटीमीटर खिसक रहे हैं, देखिए, है ना। तो आपको एग्जाम के लिए ये भी याद रखना है कि सबसे अधिक खिसकने वाला जो प्लेट है वो ग्रीनलैंड है और प्रतिवर्ष 20 सेंटीमीटर उत्तर पूर्व की ओर खिसक रहा है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब। चलिए अब मेजर रूप से ये जो प्लेट है ये दो तरीके का होता है, एक वृहद प्लेट या प्राथमिक प्लेट जिसको हम लोग बोलते हैं, और एक
लघु प्लेट या गौण प्लेट जिसको हम लोग बोलते हैं। अब इसमें कितने लघु प्लेट है और कितने गौण प्लेट है यानी कि छोटा प्लेट है, ये देख लेते हैं, क्योंकि ये आपका प्रॉपर पूछा जाता है एग्जाम में, चाहे नेट हो या सेट हो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं इसको, इस स्लाइड को। ये है, तो अब तक के हम लोग वृहद प्लेट जो देखे हैं वो आपका 6 है। कुछ एनसीआर सविंदर सिंह की किताब में इसको 6 देखा जाता है, एनसीईआरटी में ये 7 दिया हुआ है। ठीक, तो कभी कभी इंडियन प्लेट और उस प्लेट को अलग अलग, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका प्लेट जो है उसको अलग अलग करते हैं, कभी कभी एक साथ जोड़ देते हैं, इस टाइप का कुछ दिखाया गया है। ठीक, तो आप लोग को याद रखना है कि कुछ बुक में ये 6 प्लेट मुख्य दिखाया गया है, कुछ बुक में 7 प्लेट है। तो यहाँ पर सोर्स हमने कर दिया है, इसको जहाँ से लिया है शविंद्र सिंह के जो बुक में मैं देखी हूँ उसमें 6 दिखाया है, और एनसीईआरटी की बुक में इसे 7 दिखाया है। ठीक, तो आपको 7 प्लेट मान के चलना है इसको। ठीक, क्योंकि एक्चुअल में 7 प्लेट ही देखा जाता है, 6 प्लेट में इसमें थोड़ा दिक्कत हो जाता है। ठीक, तो आपको एग्जाम में 7 प्लेट ही बताना है, और 20 माइनर प्लेट है इसमें, छोटा प्लेट। ठीक, तो आप लोग को ज़्यादातर होता है कि एग्जाम में इसको जमाने के लिए बोल दिया जाता है, नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ जमाने के लिए बोल दिया जाता है, या कौन से महासागर का नाम एक साइड दे देंगे और कौन सा प्लेट कौन से महासागर में है मैच द फॉलोइंग करने के लिए दे देते हैं, है ना। ज़्यादातर तो अभी क्रोनोलॉजी ही दिया है जमाने के लिए, नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ, है ना। तो हम लोग दोनों तरीके से देख लेते हैं पूरा प्लेट को, कौन सा कहाँ है, कौन सा प्लेट कहाँ है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक, पूरे 20 प्लेट भी यहाँ पर दे दिए हैं, और आपके 7 बड़े प्लेट भी हैं। ठीक, तो बड़े प्लेट तो आप सभी को पता है, फिर भी देख लेते हैं। सबसे बड़ा है आपका प्रशांत प्लेट, फिर उत्तरी अमेरिका का प्लेट है, फिर यूरेशिया प्लेट है, फिर अफ्रीका प्लेट है, फिर अंटार्कटिका प्लेट है, फिर इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट है, और फिर दक्षिणी अमेरिका प्लेट है। ठीक, ये क्रोनोलॉजी में ही व्यवस्थित की गई है। हाँ, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं मुख्य छोटे प्लेट। बड़े प्लेट से तो ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछता, यहाँ से आप लोगों का जो सीमा है ना वो कौन सा है, रचनात्मक है, विनाशात्मक है, कौन सा सीमा है, ये पूछा जाता है बड़े प्लेट में। मेजर उसे क्रोनोलॉजी और मैच द फॉलोइंग में छोटे प्लेट्स पूछते हैं। ठीक, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए। चलिए, पहले तो भारतीय प्लेट है, जो कि आपका भारतीय प्लेट कौन सा है, ये वाला आपका इंडियन प्लेट है ना। फिर क्या है आपका अरेबियन प्लेट है, आपका ये अरेबियन प्लेट हो गया। फिर कैरेबियन प्लेट है, आपका ये कैरेबियन प्लेट हो गया। फिर नाजका प्लेट है, यहाँ पर आपका नाजका प्लेट हो गया। फिर आप लोग आगे देखते हैं स्कॉटिश प्लेट। स्कॉटिया वाला क्षेत्र कौन सा है आपका, स्कॉटिश प्लेस, कोकोस प्लेस और जुआंडेफो का प्लेस। ठीक, तो आप लोग देखेंगे ये आपका जुआंडेफो का है, और ये वाला आपका कौन सा है, कोकोस प्लेट है। ठीक, और ये आपका नाजगा है। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, हमेशा हर बार क्वेश्चन बन रहा है यहाँ से, इनको क्रोनोलॉजी में जमाने के लिए देता है तीनों प्लेट्स को। ठीक, फिर फिलीपींस प्लेट है आपका, यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक, सोमाली प्लेट है आपका, सोमाली प्लेट ये वाला है जहाँ से आपका ग्रेट डिवाइन बन रहा है। बिस्मार्क प्लेट है, यहाँ पर से आपका बिस्मार्क प्लेट। ठीक, फिर कैरोलिना प्लेट है आपका, फिर पर्शियन प्लेट है, तो कैरोलिना प्लेट और पर्शियन प्लेट आपका यहाँ पर है। ठीक, ये जो ज्वाइंट बना हुआ है ऐसे करके वहाँ पर दिया हुआ है। फिर अनातोलिया का प्लेट है, अनातोलिया का प्लेट आपका यहाँ पर दिया हुआ है। चाइना का प्लेट है यहाँ पर, फ्यूजी प्लेट है आपका, और बर्मी प्लेट है। फ्यूजी बर्मी प्लेट आपका यहाँ का है। ठीक, फिर यूथोपियन प्लेट है आपका, इसके बाद है आपका यूथोपियन आपका यहाँ पास का प्लेट है ना, अफ्रीका के पास का। फिर ईरानियन प्लेट है आपका, ईरान के पास है। फिर स्कॉटिश प्लेट 2 बार लिखा गया है गलती से, ठीक, इसको सुधार लेंगे। हेलेनी प्लेट है आपका, तो इस प्रकार से ये प्लेट है। कैरोलिना प्लेट आपका यहाँ पास है ना, याद रखना है आपको, कैरोलिना प्लेट। ठीक, और एक आपका न्यूजीलैंड वाला प्लेट है जहाँ पर ये आता है नया वाला। ठीक, तो ये है आपका प्लेट, और पूरी लोकेशन उसका देख लेना है आपको। चलिए, अब मेन मुद्दे में आते हैं। प्लेट की संचलन या गतियों के जो कारण है वो हम लोग देख लेते हैं। ऐसी कौन कौन सी कारण हैं या रीजन है जिसकी वजह से प्लेट क्या करते हैं, गति करते हैं। तो पहला है कन्वेंशनल करेंट, जिसको हम लोग संवहन धारा बोलते हैं। आप लोग देखते हैं धरातल के अंदर बहुत सारे रेडियो एक्टिव तत्व क्या है, एक्टिव है, जिसकी वजह से वहाँ पर से करेंट उत्पन्न होता है, कन्वेंशनल करेंट इस टाइप का, प्लूम लाइन के माध्यम से। तो इससे क्या होता है, जो प्लेटें हैं या तो एक दूसरे से दूर जाते हैं या एक दूसरे के पास आते हैं, ट्रांसफार्मर तरीके से क्या होता है, खिसकते हैं। फिर क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण, जो आपके
पदार्थ है और सूर्य चंद्रमा है, उनके मध्य टकराव होता है, आकर्षण शक्ति होता है, तो गुरुत्वाकर्षण काम करता है ना, ग्रेविटी वगैरह। फिर है आपका पृष्ठीय तनाव बल और पृथ्वी का घूर्णन बल। ठीक, इन सभी कारणों से क्या होता है, प्लेटों का संचलन या गतियां होती है। अभी यूजीसी नेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, सेट में भी आ सकता है। किसके रीजन क्या है, प्लेट संचलन या गतियों के प्रमुख रीजन कौन कौन से हैं। ठीक, तो अभी मैं ये 3 दिए थे और एक ऑप्शन अलग दे दिया था, तो कौन कौन से है इसमें, ए बी सी ए बी डी ऐसे टाइप का ऑप्शन दिया था, उसमें चुनना था हम लोग को। ठीक, ऐसा है। चलिए फिर प्लेटों का संचलन अथवा गतियां, ये हम लोग देख लेते हैं। अब प्लेट की संचलन अथवा गतियां या उसकी सीमाएं भी यहाँ पर आप लोग लिख देंगे। ठीक, कितने प्रकार की सीमा होती है, कितने प्रकार की गतियां या संचलन होता है, ये देखते हैं। तो प्लेट की मेजर रूप से 3 सीमाएं होती है और 3 प्रकार की गतियां या संचलन होता है। पहला जो हम लोग देखते हैं वो अपसारी प्लेट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रचनात्मक होता है। फिर होता है अभिसारी, जिसको हम लोग विनाशात्मक बोलते हैं। फिर होता है आपका समानांतर, जिसको हम लोग संरक्षित प्लेट बोलते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अपसारी प्लेट या रचनात्मक प्लेट को। ठीक, चलिए एग्जाम्पल भी ऐड कर दिए हैं इसमें, क्योंकि एग्जाम में आपके एग्जाम्पल को दे दिया जाता है और फिर पूछते हैं कि ये कौन सी सीमा है, रचनात्मक है, विनाशात्मक है, कैसा है, ऐसे करके, तो एग्जाम्पल भी डाल दिए हैं। ठीक, चलिए अब सारी प्लेट में होता क्या है, जो 2 प्लेट है वो परस्पर एक दूसरे से दूर जाते हैं या विपरीत दिशा में खिसकते हैं। ये ऐसे, जैसे आप लोग देखे हैं, ये क्या है आपका उत्तरी अमेरिका वाला प्लेट है, दक्षिणी अमेरिका वाला प्लेट है, इसको हम लोग मान लेते हैं यूरोपीय प्लेट, बीच में क्या है अंध महासागर। ये दोनों प्लेट एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, है ना, तो ये आपका क्या है अपसारी प्लेट है। वही अफ्रीका को देख लीजिए, अफ्रीका वाला क्षेत्र है और यहाँ पास आप लोग का अरेबियन क्षेत्र है, ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ग्रेट डिवाइन वाला क्षेत्र देखेंगे तो ये भी ऐसे दूर जा रहे हैं, तो ये क्या है, अब सभी का अपसारी प्लेट कहलाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं रचनात्मक प्लेट। ठीक, इसमें बीच में क्या होता है, एक नई परत का निर्माण होता है, कटक के रूप में या कहीं पर से दरार के रूप में भी हो जाता है। यहाँ पर जैसे फाल्ट बन रहा है, यहाँ पर क्या बन रहा है आपका, नई प्लेट बन रहा है, एक नई रचना होता है यहाँ पर। ठीक, फिर ये नए प्लेट की रचना करते हैं, सभी को पता चल गया। ठीक, और इसका जो कारण है वो क्या है, तनाव बल है, टेंशन। ठीक, इसी वजह से ये क्या होता है, एक दूसरे से दूर जाते हैं। ठीक, अमेरिका प्लेट और यूरेशियन प्लेट जो मैंने आपको अभी बताया था, और अफ्रीका प्लेट और जो इधर वाला प्लेट है अरेबियन वाला, वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, है ना। इसकी वजह से आपको मध्य अटलांटिक कटक यहाँ पर निर्मित हो रहा है। यहाँ पर आप लोग देखे हैं कि जो लाल सागर वाला है उसका हिस्सा बढ़ रहा है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे फाल्ट का निर्माण हो रहा है, ग्रेट फाल्ट का, है ना। ये सभी रचनात्मक प्लेट किनारा है। ठीक, फिर है पूर्वी अफ्रीका में प्रसरण प्रक्रमों द्वारा समुद्री अरब से, ये वाला है सेकेंड वाला एग्जाम्पल यहाँ का। ठीक, तो लाल सागर की सीमा का निर्माण हो रहा है। फिर पूर्वी अफ्रीका में महान भ्रंश का निर्माण हो रहा है, तो ये आपका क्या है, तीनों इसका एग्जाम्पल है। अब सारी यह रचनात्मक प्लेट का। ठीक, तो तीनों एग्जाम्पल को आपको अच्छे से याद रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं अब अभिसारी, जिसको हम लोग बोलते हैं विनाशात्मक प्लेट। इसमें क्या होता है, 2 प्लेटें एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं, जिससे क्या होता है, ये लोग टकराते हैं और जो भारी प्लेट होते हैं वो हल्की प्लेट के अंदर दब जाता है, और इससे क्या होता है, फिर वो मेल्ट हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर सबडक्शन जोन बनता है। सबडक्शन जोन के पास क्या होता है, ये मेल्ट हो जाता है, फिर खाई का निर्माण होता है या घाटी वगैरह का निर्माण होता है ना। तो ये वाला है बेनी ऑफ जोन या सबडक्शन जोन बोलते हैं इसी क्षेत्र को। ठीक, और इस प्रकार का जो संचलन होता है वो रेडियो एक्टिव पदार्थ के कारण ऐसा होता है। ठीक, तो आपको इतना याद रखना है, ये मेक है। फिर ये जो किनारा है, इस किनारे पर सबसे अधिक क्या होता है पता है आपको, ज्वालामुखी उत्पन्न होता है और सबसे अधिक भूकंप भी इसी स्थान पर आता है। तो आपको याद रखना है, जो विनाशात्मक या अभिसारी प्लेट है, उन्हीं प्लेट किनारों में सबसे अधिक भूकंप या ज्वालामुखी का उत्पन्न होता है। परिप्रशांत महासागर आप लोगों ने सुना होगा, जहाँ सबसे अधिक ज्वालामुखी या भूकंप आते हैं। इसका रीजन यही है कि ये जो किनारा है ये विनाशात्मक या अभिसारी है, और यहाँ पर बहुत सारे जितने भी गहरे ट्रेंच है वो सभी यहीं आपको मिलेंगे। ग्रेट मेरियाना ट्रेंच को बोल दिया जाए या टुंगा गर्त वगैरह बोल दिया जाए, ये इसी में मिलेंगे आपको। यहाँ पर से सुंडा खाई आप लोग हिंद महासागर में देखने को मिलेगा। तो ये पूरा आपका विनाशात्मक किनारा वाला है। फिलिपीन गर्त हो गया, क्यूरेल गर्त हो गया, है ना। तो ये सभी गर्त हैं जो यहाँ पर निर्मित हुए हैं, इसके कारण भी है विनाशात्मक किनारा। ठीक,
और लगातार एक्टिव होता है यहाँ पर, ठीक। हाँ, तो चलिए एग्जाम्पल में यहाँ पर दिया भी है, जो 26 जनवरी 2001 को जो भुज का भूकंप आया था, अरेबियन प्लेट था, भारतीय प्लेट का अभिसरण था, ठीक। तो ये है। फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं अभिसरण किनारे 3 प्रकार का होता है। इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं क्योंकि यहाँ एग्जाम में आता है, ठीक। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं, जो विनाशात्मक किनारा है इसके उप प्रकार देख रहे हैं, ठीक। तो ये 3 तरीके का होता है, एक सागरीय और महाद्वीप, फिर महाद्वीप और महाद्वीप, और सागरीय और सागरीय प्लेट, ठीक। तो पहले हम लोग देख लेते हैं सागरीय और महाद्वीप प्लेट जब आपस में टकराते हैं तो क्या होता है, ठीक। तो एक हम लोग बना लिए महाद्वीपी प्लेट और एक बना लिए हमने सागरी प्लेट, ठीक। ये इस टाइप का। अब होता क्या है इसमें, जब 2 प्लेट आपस में टकराते हैं या प्रक्षेपित होते हैं तो इसमें क्या होता है, जो हल्की प्लेट है उसके नीचे भारी प्लेट दब जाता है, और ऐसा करने से यहाँ पर क्या होता है, ये पिघलने लगता है। दबता है तो क्या होता है, उसमें दबाव अधिक पड़ता है, टेम्परेचर वहाँ बढ़ जाता है, तो वो क्या होता है, पिघल जाता है, ठीक। और ये जो जहाँ पर दबता है ये प्लेट, वहाँ का हम बोलते हैं बेनी ऑफ जोन या सबडक्शन जोन, जैसे कि पहले हम लोग देखा थे, ठीक। और जो अभिसरण प्लेट है उसके दबाव के कारण क्या निर्माण होता है, वलित पर्वत का निर्माण होता है, ठीक। आपको याद रखना है, जैसे यहाँ पर क्या हो रहा था, गर्त का निर्माण हो रहा था। कहाँ पर हम लोग देखे हैं, जो एशिया वाला क्षेत्र है, यूरेशिया वाला, और प्रशांत महासागर है, इस कंडीशन में यहाँ पर क्या होता है, गर्त का निर्माण हो रहा था। और यही हम लोग देखते हैं, हम लोग का जो भारतीय प्लेट है, जो हिमालय पर्वत उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है, वो किससे जाके टकरा रहा है, आपकी एशिया वाले प्लेट से ही टकरा रहा है। इंडियन प्लेट एशियन प्लेट से जाके टकरा रहा है। इस स्थिति में आपको क्या निर्माण होता है, आप लोगों का वलित पर्वत का निर्माण होता है ना, अल्पाइन पर्वत का निर्माण होता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, आपका हिमालय भी इसका एग्जाम्पल है, एंडीज राकेश भी इसका एग्जाम्पल है। एंडीज राकेश में सॉरी, ये महाद्वीपी का एग्जाम्पल है। आपको एंडीज राकेश देखेंगे तो ये महाद्वीप महासागर का है, जैसे कि आपको उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, और ये क्या है, प्रशांत महासागर। यहाँ पर आप लोग क्या देखे हैं, कौन सा प्लेस है, ज्वांडी फूका प्लेट है। ज्वांडी फूका प्लेट अमेरिकन प्लेट से टकरा रहा है, तो यहाँ पर आप लोग का देखना है कौन सा पर्वत है आप लोग का, राकेश पर्वत। यहाँ पर वैसे ही आप लोग का कोकोज है, यहाँ पर आपका नाजका है। यहाँ पर जब टकराता है तो यहाँ पर कौन सा निर्माण हो रहा है, राकेश इंडिज प्लेट निर्माण हो रहा है ना, इंडिज पर्वत। तो इस प्रकार से इसमें क्या होता है, निर्मित होता है। तो आपका सागरी सागरी प्लेट टकराएगा तो आपको कौन सा देखने को मिलेगा, पर्वत का निर्माण होगा। महाद्वीप और महाद्वीप टकराएगा तो आप लोग को वलित पर्वत निर्मित होने को देखेगा, जैसे हिमालय हुआ है, ठीक। और इसी प्रकार सागरी और सागरी प्लेट जब आपस में टकराते हैं तो इसमें द्वीपीय चाप का निर्माण होता है, जैसे कि जापान द्वीप चाप बना है, तो ऐसा होता है, ठीक। तो आपको याद रखना है, महाद्वीप और महासागर टकराएंगे तो आपका पर्वत का निर्माण होगा और गर्त का निर्माण होगा, जैसे कि आपको यहाँ पर मिर्याना गर्त जो मैं आपको बताई थी, यहाँ पर एशिया और प्रशांत महासागर वाला जो टकराने का, और इंडिज राकेश वाला जो बताया था वो आपका यहाँ पर था, महाद्वीप महाद्वीप और ये सागर यहाँ पर आके टकराया, तो ठीक। तो आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से इसको, कि महासागर महाद्वीप टकराएगा तो पर्वत और गर्त का निर्माण होगा। महाद्वीप और महाद्वीप टकराएंगे तो आपका पर्वत का निर्माण होता है, वलित पर्वत का, ठीक। और जब सागर सागर टकराते हैं तो आपका क्या बनता है, द्वीपीय चाप बनता है, ठीक। तो ये हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तीसरा टाइप में, संरक्षी प्लेट किनारा, जिसको हम लोग कंजर्वेटिव प्लेट बोलते हैं, ठीक। ये प्लेट क्या होता है, ये प्लेट एक दूसरे से 36 दिशा में गति करते हैं, आपस में टकराते नहीं है, इससे ना ही कोई विनाश होता है और न ही कोई निर्माण होता है, ठीक। इसमें सबसे अधिक क्वेश्चन जो पूछते हैं वो कैलिफोर्निया के जो सेन एंड्रियास भ्रंश है यहाँ से पूछा जाता है। अब यहाँ क्या पूछा जाता है, ये जो भ्रंश है ये दक्षिणावर्त है या कौन सा है, वामावर्त है, ये पूछा जाता है, ठीक। पूछते हैं ना, ये जो संरक्षित प्लेट किनारा है कैलिफोर्निया या सेन एंड्रियास का, ये किस टाइप का है। तो आपको याद रखना है, ये आपका सेन एंड्रियास है और ये ऐसे घुमा हुआ है, ठीक। ये तो इसको हम लोग बोलते क्या है, क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त, इसको आपको याद रखना है, ठीक। ये घड़ी की सुई की दिशा में ऐसे ये टर्न करता है, तो आपको ये याद रखना है कि ये दक्षिणावर्त है, वामावर्त नहीं है। और बाकी की जो बताया गया है, जैसे कि यहाँ पर तो ये आपका वामावर्त है, यहाँ पर आपका वामावर्त है, ठीक। बस ये है आपका दक्षिणावर्त है, ठीक, सेन एंड्रियास फॉल्ट।
ठीक, तो इसकी दिशा कौन सा है? दक्षिणावर्त है। ठीक, वामावर्त नहीं है। ये आपको याद रखना है। चलिए, अब ये प्लेट का किनारा भी आपको बता दिया है। ये आपका कौन सा है? आपको एग्जाम्पल में मैं बताया था, ये आपका रचनात्मक किनारा है। अपसारी बोलते हैं इसको। ठीक, ये अपसारी किनारा है क्योंकि यहाँ पर कटक बन रहा है, ये फैल रहा है। अब हम लोग देखते हैं ये वाला और ये वाला, इसके मध्य कौन सा है? ये विनाशात्मक किनारा है। यहाँ पर जो है महासागर और महाद्वीप आपस में टकरा रहे हैं और महासागर जो है दब रहा है महाद्वीप के किनारे। ठीक, तो ये वाला जो क्षेत्र है ये आपका क्या है? विनाशात्मक है। ठीक, और फिर यहाँ पर भी देखेंगे तो ये भी आपका क्या है? विनाशात्मक ही किनारा है। ठीक, तो आपको याद रखना है। और फिर यहाँ पर आप लोग देखेंगे यहाँ पर ये वाला पॉइंट, तो ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है? आपका संरक्षित किनारा है सेन इंडियाज के पास। ठीक, चलिए, चलिए अब हम लोग देखते हैं प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रमाण क्या है। कुछ विद्वानों ने इसका प्रमाण भी दिया है, जो कि पूछे जाते हैं कि प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत का जो सिद्धांत का जो प्रमाण है वो कौन कौन से है। तो पहला है सैटेलाइट लेजर द्वारा जो मैपिंग किया जाता है वो है। दूसरा है बेनियाम जोन वाला जो क्षेत्र हम लोग देखते हैं जहाँ पर गर्त का निर्माण होता है वो वाला है। एक होता है हॉट स्पॉट जो हम लोग हवाई द्वीप में देखे हैं, वो लगातार क्या है उसके नीचे तो पूरा हॉट स्पॉट फ्लूम बह रहा है ना, जहाँ पर से लगातार ज्वालामुखी उत्पन्न होते रहता है। फिर प्लेट की गतियाँ, ये भी इसका सोर्स है या साक्ष्य है। ठीक, फिर जो महासागरों में जो डीप सी डाइविंग करते हैं, ड्रिल करके पता लगाया जाता है वो है, और ध्वनि तरंग है। ठीक, तो ये सभी सोनर रेडिएशन बोलते हैं इसको। ठीक, तो ये 6 टाइप का है जो कि इसका प्रमाण है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। ठीक, तो वो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत हो गया। अब हम लोग इसमें देखते हैं पर्वत निर्माण के सिद्धांत वाले पॉइंट में आ गए। सॉरी, ये थोड़ा सा बढ़ गया, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ठीक, चलिए अब हम आगे देख लेते हैं पर्वत निर्माण के सिद्धांत से संबंधित। ठीक, तो पहले इससे संबंधित कुछ बेसिक देख लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन आता है। पर्वत निर्माणकारी हलचल, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आ रहा है। ठीक, नेट में देखेंगे या सेट में देखेंगे। ठीक, तो पहले पर्वत निर्माण हलचल की जो टाइप्स है और कौन कौन सी पर्वत कब निर्मित हुआ ये देख लेते हैं। फिर उससे संबंधित जो सिद्धांत है ऊपर में हम लोग देखे हैं वो सिद्धांत देखेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले पर्वत निर्माणकारी हलचल देख लेते हैं। तो ये जो हलचलें हैं ये 4 तरीके का हलचल है। ठीक, 4 प्रकार का हलचल हुआ था पर्वत निर्माण से संबंधित। जैसे आप लोग का 4 प्रकार का वो हिमयुग गया था ना, वैसे ही ये 4 तरीके का आपका पर्वत हलचल हुआ था। पहला था वो चर्नियन या प्री कैम्बियन पर्वतीकरण या हलचल बोला जाता है। फिर कैलिडोनियन, फिर हर्सिनियन, और फिर वर्तमान में फिर हुआ था हलचल। ठीक, तो चर्नियन हलचल जो है वो सबसे प्रारंभिक हलचल है और सबसे प्राचीन हलचल है। ठीक, इस हलचल के दौरान आप लोगों का किसका किसका निर्माण हुआ है पता है आपको? जो महान झील है यूएसए का, उसका निर्माण हुआ है। फिर आपके लारेशिया वाला जो क्षेत्र है उसका निर्माण हुआ है। जो स्कैंडिनेवियन आप लोग देखे हैं ना, फेनो स्कैंडिनेविया, वो वाला। अब ये फेनो स्कैंडिनेविया क्या है आपका? जो ये जो ग्रीनलैंड है और यहाँ पर जो शील्ड बना हुआ है यही आपका फेनो स्कैंडिनेविया है। ठीक, इसको याद रखना है आपको। यूरोप का पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र बोल दिया जाए इसको। ठीक, ये फेनो स्कैंडिनेविया है। और आपका कनाडियन शील्ड है, इसका भी निर्माण हुआ है। फिर यही हम लोग भारत में देखते हैं तो जो अरावली पर्वत है, धारवाड़ है, छोटा नागपुर का पठार है और कुडप्पा है, इन सभी का निर्माण भी इसी टाइम में प्रारंभ हो गया। अरावली तो पूरा निर्मित हो ही गया, इनका निर्माण होना प्रारंभ हुआ इस समय में। ठीक, पूरा विकास नहीं हो पाया लेकिन। चलिए, फिर आता है आपका कैलेडोनियन हलचल, ये सेकेंड हलचल है। इसमें क्या हुआ? सिल्यूरियन में ये प्रारंभ हुआ, और सिल्यूरियन और डिवोनियन में। ठीक, और इसके परिणाम स्वरूप जो है अपलेशियन पर्वत, जो यूरेसी का अपलेशियन पर्वत है वो, और स्कैंडिनेविया पर्वत है उसका विकास हुआ। ठीक, और साथ में ही भारत में महादेव पर्वत और सतपुड़ा पर्वत, इसका निर्माण हुआ है इस टाइम। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो हर्सिनियन हलचल है,
हर्षिनियन हलचल में जितने भी आपके ब्लैक पर्वत वगैरह है वो सभी आ जाते हैं, और अल्पाइन हलचल में आप लोग का वलित पर्वत आता है। ठीक, तो आपको याद रखना है हर्षिनियन हलचल कौन सा है, ब्लैक पर्वत का निर्माण हुआ है इसमें, ब्लैक या गुम्बद पर्वत का। ठीक, और ये आपका क्या है, अल्पाइन में वलित पर्वत है ये। तो जितने भी ब्लैक या गुम्बद पर्वत है उसका नाम आप लोग इसमें लिख देंगे। ठीक, तो ये कार्बोनिफेरस, पर्मो कार्बोनिफेरस युग में हुआ है, पर्मियन और कार्बोनिफेरस बोलते हैं इसको। ठीक, और इसका नामकरण जो है वो जर्मनी के हास्ट पर्वत के आधार पर इसको किया गया है। ठीक, और शेष महोदय के अनुसार ये 2 क्षेत्रों में विभक्त हुआ है, एक अमेरिकन और एक वारिस्कन। ठीक, तो इसको भी याद रख लेना, कभी कभी पूछते हैं, वैसे तो ज़्यादा नहीं पूछते। ठीक, और इस काल के दौरान जितने भी पर्वत का निर्माण हुआ है वो इसका नाम ये है। यूरोप में आप लोगों का पिनाइट देख लेंगे, हार्स्ट देख लेंगे, वास्टेज, ब्लैक फॉरेस्ट। अफ्रीका में आपका एटलस पर्वत निर्माण हो गया। आपका एशिया में देखेंगे तो तिएनशान वगैरह हो गया, श्यानशान हो गया, अल्ताई हो गया, खिंगन हो गया। ये जितने भी आप लोग देखेंगे ना ब्लैक पर्वत है वो सभी इसके अंतर्गत हर्षियन हलचल में आता है। ठीक, और जितने भी वलित पर्वत आप लोग देखे हैं वो सभी वलित पर्वत, एंडीज राकेश हो गया, अल्पस हो गया, हिमालय हो गया, ये सभी आपके किस में आएंगे, अल्पाइन हलचल में आएंगे। तो ये 4 हलचल है, और चारों हलचल में अलग अलग प्रकार के जो पर्वत है उसका निर्माण हुआ है। और इसको क्रोनोलॉजी में जमाने के लिए बोल दिया जाता है, जो हलचल है उसको, या तो आपको पर्वत को दे दिया जाता है उस पर्वत को, और एक साइड आपका हलचल का नाम दिया जाता है, इसको मैच करने के लिए बोल दिया जाता है। ठीक, तो आपको इसको मैच कर देना है, ये आपका दिया हुआ है। ठीक, प्रीकैम्बियन शील्ड का जो है वो देखो अल्पाइन है आपका, ये अल्पाइन है। ठीक, ये अल्पाइन है पूरा, ये अल्पाइन कौन सा है, वलित पर्वत वाला है, आपको ये याद रखना है ना। तो ये क्या है, वलित है ये। ठीक, फिर क्या है, हर्षिनियन है। अब हर्षिनियन हमने क्या देखा था, ये आप लोगों का ब्लैक पर्वत है, तो ये आपका ब्लैक पर्वत का क्षेत्र है, ये भी ब्लैक पर्वत का क्षेत्र है, ये भी ब्लैक पर्वत का क्षेत्र है ये। ठीक, फिर क्या है आपका कैलिडोनियन पर्वत। अब ये प्राचीन पर्वत है सेकंड नंबर का, ये आपका कैलिडोनियन पर्वत का हिस्सा है। फिर आपका आता है प्रीकैम्बियन पर्वत, सबसे प्राचीन पर्वत, ये वाला हिस्सा है। ठीक, ये समझ गए। तो ये चारों प्रकार के इसमें मैप के द्वारा मैं समझा दिया हूँ, ताकि आपका वो वाला याद ना रहे, तो इसको देख करके आपको जल्दी याद हो जाए। ठीक, चलिए आगे बढ़े। चलो इस स्लाइड को मैं थोड़ा और छोटा कर देती हूँ ताकि ये साइड में कट रहा है वो दिखे। ठीक, अब हम लोग देखते हैं पर्वत निर्माण के जितने भी सिद्धांत हैं उसको देख लेते हैं। क्लास थोड़ा लंबा होगा, आज लाइन है तो क्लास ले लेते हैं, क्योंकि लाइन कम रहता है तो फिर हम लोग को क्लास लेते नहीं बनता है, थोड़ा थोड़ा क्लास लेने बनता है ना। ऐसे में क्लास पूरा नहीं हो पाएगा समय से। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं पर्वत निर्माण के सिद्धांत को। ठीक, तो पर्वत निर्माण के सर्वप्रथम जो सिद्धांत है वो भूसन्नति से संबंधित सिद्धांत है। ठीक, भूसन्नति से सिद्धांत में हम लोग देखते हैं हाल और डाना का, और फिर हांग का देखेंगे, फिर कोबर का देखते हैं। ठीक, तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये भूसन्नति होता क्या है। तो ये जो भूसन्नति है क्या होता है, संकरी, उथली और लंबी जली भाग होता है जिसमें तलछट निक्षेप का जमा होता है। ठीक, और इसी से फिर हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। ये भी आप लोग देखें तेथिस सागर से हुआ है पर्वत का। और तेथिस सागर क्या है, एक प्रकार का भूसन्नति है जिसमें अवसाद का जमा हुआ है, फिर उसमें वलन प्रक्रिया हुआ, फिर हिमालय पर्वत निर्मित हुआ। ये आप लोग देखे होंगे भूसन्नति से संबंधित सिद्धांत हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के। ठीक, उसमें दिया हुआ है। तो आपको याद रखना है भूसन्नति क्या होता है, एक लंबी संकरी और उथली जली भाग होता है जिसमें धीरे धीरे तलछट निक्षेप होता है, और धीरे धीरे तलछट निक्षेप होता है, फिर उसमें थोड़ा सा धसाव आता है, धसाव आने के बाद फिर क्या होता है उसमें कुछ वलन पड़ते हैं, वलन पड़ने से फिर वह क्या होता है, अपलिफ्ट होता है, अपलिफ्ट होने के बाद फिर वलित पर्वत का निर्माण होता है। ठीक, तो इतना आपको याद रखना है। अब चलिए देखते हैं पहले हाल और डाना की जो संकल्पना है वो क्या कहता है। पहले हम लोग डाना का देख लेते हैं, फिर हाल का देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले डाना महोदय ने अपने अध्ययन तथा अवलोकन के आधार पर यह पता लगाया कि जो वलित पर्वत है, वलित पर्वत है उसमें जो उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है, जो लंबी संकरी और उथली सागरीय भाग है वहाँ हुई है, जहाँ जैसे हमने यहाँ भूसन्नति शब्द प्रयोग किया है उसी को ये एक्सप्लेन कर दें। ठीक, वहीं पर से ये जो भूसन्नति क्षेत्र है वहीं पर जमाव की वजह से हुआ है। ठीक, आपको ये याद रखना है, ये किसने कहा, डाना ने कहा है। ठीक, और उस क्षेत्र को भूसन्नति नाम दिया है।
तो ये आपको याद रखना है। ठीक, फिर वही हाल ने क्या कहा है, भूसंततियों पर पर्याप्त प्रकाश डाला है इसने। पहले तो ये बेसिक दिया है कि जो लंबी सक्रिय उत्तरी क्षेत्र है वो क्या होता है, थोड़ा सा धंसता है, फिर उसमें निक्षेपों का जमा होता है, निक्षेप के जमा होने से फिर वलन होता है, फिर वलित परत का निर्माण होता है, ये डाना का है। फिर इसको विकसित किया और आगे बढ़ाया, उस पे और थोड़ा प्रकाश डाला किसने, हाल ने। ठीक, तो इन्होंने क्या किया, सर्वप्रथम वलित पर्वत और भूसंतति के बीच संबंध स्थापित किया इन्होंने। इन्होंने तो केवल वलित पर्वत के निर्माण होता है ये अनुमान बताया इन सभी के आधार पर। फिर उसको आगे कौन बढ़ाया, हाल ने बढ़ाया कि जो वलित पर्वत है और भूसंतति है उसके मध्य क्या संबंध है और ये कैसे निर्मित होता है, इस प्रकार से इन्होंने बताया। ठीक, तो आपको इतना याद रखना है कि किसने उसको पहले दिया और किसने उसको आगे बढ़ाया। तो डाना ने पहले दिया, हाल ने उसको आगे बढ़ाया। फिर हम लोग देखते हैं हाक की। तो हाक महोदय जो है वो क्या बोलता है, जो हाल और डाना है उसी का जो सिद्धांत है उसका संवर्धन किया है इन्होंने, संशोधन किया। ठीक, उसमें सुधार किया। तो इन्होंने क्या क्या सुधार किए हैं और क्या बताया है ये देख लेते हैं। सर्वप्रथम जो हाक महोदय है उन्होंने प्राचीन जो पैलेयोजोइक कल है, पैलेयोजोइक कल्प है यानी कि समय है, उस समय एक मानचित्र खींचकर उस पर लंबे संकरे सागरीय भाग को प्रदर्शित किया। ठीक, यानी कि भूषण नीति निर्माण किया इन्होंने। और बताया कि वर्तमान समय में जहाँ पर्वत पाए जाते हैं वहाँ पर पहले क्या था, सागरी भाग का विस्तार था, और वो भी कैसे सागर था, लंबी सक्रिय और उथली सागर था। ठीक, जिसको भूषण नदी कहते हैं। ठीक, और इनकी जो लंबाई है वो अधिक था और चौड़ाई कम था, यानी कि चौड़ाई की तुलना में लंबाई अधिक थी इनकी ये। और इसको भूसन्नति की स्थिति कहा जाता है। और इस स्थिति के किनारे किनारे क्या था, प्राचीन दृढ़ भूखंड था। ठीक, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, हाँ, चलिए फिर मेसोजोइक कल्प में 5 प्राचीन दृढ़ भूखंड थे, यानी कि 5 प्रकार के क्या थे, भूसन्नति थे वहाँ पर, ये समझ लीजिए आप। ठीक, पहला कौन सा था, उत्तरी अटलांटिक था आपका, फिर सीनो साइबेरिया था, फिर अफ्रीका ब्राजील वाला क्षेत्र हो गया, फिर ऑस्ट्रेलिया वाला क्षेत्र हो गया जिसमें इंडियन मेडागास्कर भी जुड़ा हुआ है, और फिर पैसिफिक वाला क्षेत्र है। ये 5 दृढ़ भूखंड थे प्राचीन समय में। ठीक, फिर इसके बीच निम्न भूसन्नतिया क्षेत्र था। अब कौन कौन सा है, राकेश भूसन्नति था, यूराल भूसन्नति था, टेसिस भूसन्नति था और परिप्रशांत भूसन्नति था। ये 4 यहाँ पर क्या थे, भूसन्नति थे इन पांचों के मध्य में। ठीक, और ये 33 भूसन्नति जब कंप्लीट हुआ तो इससे क्या हुआ, आपका हिमालय पर्वत बना है। वैसे ही आप लोग का ये यूराल पर्वत वाला क्षेत्र है यहाँ का। ठीक, तो ये 4 भूसन्नति थे और 5 आपका दृढ़ भूखंड थे। ठीक, जिसको क्रेटोजोन नाम दिया है आगे कोबर ने, देखना आप। अब इसका दोष देख लेते हैं। हाग महोदय की दोष क्या था, इसके कई सारे दोष बताए गए हैं, यानी कि आलोचना की गई है, लेकिन कुछ मुख्य ये है। इन्होंने मेसोजोइक कल्प में स्थल के विस्तार को अधिक दर्शाया हुआ है। देख लीजिए, जैसे कि इन्होंने बोला है कि मेसोजोइक कल्प में ही भूषण नदियाँ थे, उसमें क्या हुआ, जमा होने की वजह से फिर इसका विस्तार हुआ है करके। तो ऐसा क्यों है कि मेसोजोइक कल्प में ही इसका विस्तार हुआ। प्राचीन भूखंड का निर्माण तो आप लोग के प्री कैम्बियन युग से स्टार्ट हो गया था, चर्नियन हलचल या प्री कैम्बियन हलचल से, ये बोलना है कुछ लोगों का। फिर क्या है, भूसन्नतियों को अधिक गहरा बताया है। इनके इसको थोड़ा सा काट देंगे, भूसन्नति जो है वो गहरा नहीं होता, वो हल्की होता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि इनके अनुसार जो भूसन्नति है वो गहरा इन्होंने थोड़ा ज़्यादा बता दिया है ऐसे करके, लेकिन भूसन्नति जो है वो क्या होता है, गहरा नहीं होता, उथला होता है। ठीक, हम्म। अच्छा, हाँ, ये हाग महोदय है, उन्होंने इसको गहरे बता दिया है। ठीक, आपको ध्यान में रखना है, इसको काटना नहीं है। हाग महोदय के अनुसार ये क्या होते हैं, गहरी होते हैं, जबकि वास्तव में ये गहरी नहीं होती, उथली होती है। आपको दो नोट करके लिख लेना है। ठीक, हाग महोदय के सिद्धांत के अनुसार ये क्या है, गहरी है, लेकिन वास्तविक में ये क्या है, उथली होती है। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं कोवर महोदय का सिद्धांत। देखिए, कुंवर महोदय ने अपने भू सन्नति वाले सिद्धांत को क्या कहा है, इन्होंने भू अभिनति नाम दिया है। तो कुंवर का भू अभिनति पर्वत निर्माण सिद्धांत हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक, तो कुंवर महोदय के अनुसार जो वर्तमान जहाँ पर पर्वत है, वलित पर्वत वगैरह, वहाँ पर पहले क्या थे, भू अभिनतियाँ थी। जैसे उनके अनुसार भू सन्नतियाँ थी, इनके अनुसार भू अभिनतियाँ थी। ठीक, इन भू अभिनतियों को कुंवर ने क्या किया, पर्वत निर्माण का स्थल कहा। ओरोजोन बोलते हैं इसको, पर्वत निर्माण के स्थल को। ठीक, ओरोजोन। और इसकी जो आरोजन है, पर्वत निर्माण का स्थल है, भूसन्नति है, ये भूसन्नति है, इसके किनारे में जो दृढ़ भूखंड होंगे उसको इन्होंने क्रेटोजन कहा। ठीक,
चारों ओर स्थित दृढ़ भूखंड को क्रेटोजन, और जहाँ पर्वत निर्माण हुआ जो अभिनति ये भूसन्नति है ये बोल दिया जाए, वहाँ पर क्या होगा, उसको इन्होंने ओरोजन कहा और दृढ़ भूखंड को क्रेटोजन कहा। ठीक, तो ये है। फिर कोबर के अनुसार प्रत्येक भू अभिनति के दोनों किनारों में दृढ़ भूखंड स्थित थे, जिसे अग्र प्रदेश नाम दिया है इन्होंने। ठीक, किनारे में, दोनों किनारे में जो दृढ़ भूखंड है उसको अग्र प्रदेश कहा है और क्रेटोजन। ठीक, चलिए, जब भू अभिनति में क्षैतिज संचलन होता है यानी कि वलन पड़ता है तो संपीडनात्मक क्रिया होता है, और इससे क्या होता है, भू अभिनति के दोनों किनारे में दो पर्वत का निर्माण होता है। ठीक, यानी कि ऊपर उठता है क्योंकि वो, और कोबर ने इसी को क्या बोला है, रेंट केटन बोला है। ठीक, जो पर्वत निर्मित होता है, दो पर्वत निर्मित होता है किनारे में, उसी को रेंट केटन बोला है। ठीक, तो आपको याद रखना है कि रेंट केटन है क्या, तो वो पर्वत है किनारे किनारे में निर्मित होने वाला है। जब उसमें से क्षैतिज संचलन होता है या वलन पड़ता है तो संपीड़न प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या होता है, दो पर्वत निर्मित होता है। जैसे कि ये क्या है, आपका क्षेत्र है भूसैनती वाला, इसमें क्या हुआ, दबाव पड़ा, तो ये क्या होगा, कुछ ऊपर उठेंगे, कुछ नीचे जाएंगे, कुछ ऊपर उठेंगे, कुछ नीचे जाएंगे, दो किनारे में यहाँ पर क्या होगा, दो पर्वत निर्मित हो जाएगा, उसी को रेन केटन बोल दिया है। ठीक, चलिए, कभी कभी क्षैतिज संचलन कम होता है तो मध्यवर्ती भाग में भी सपाट थोड़ा सा उभार आता है, जबकि किनारे भाग में वलित हो जाता है। ठीक, कुंवर ने इसे मध्यवर्ती भाग या अग्र प्रभावी सपाट भाग के रूप में कहा है। इसे स्वासीन वर्ग नाम दे दिया है इन्होंने, या मध्यपिंड नाम दे दिया है। ठीक, कभी कभी क्या होता है, क्या है, ये जो वलन होता है तो बीच में ऐसे थोड़ा सा सपाट भाग हो जाता है, तो इसी को स्वासीन भाग स्वासीन वर्ग या मध्यपिंड बोल दिया है इन्होंने। ठीक, चलिए, उदाहरण में हम लोग देखते हैं हिमालय पर्वत इसका एग्जाम्पल है, कुल्लू पर्वत इसका एग्जाम्पल है, तिब्बत का पठार इसका एग्जाम्पल है जो मध्य पिन के रूप में स्थित है। ठीक, पिनेरीस का भी पर्वत है, वो भी इसका एग्जाम्पल है, एटलस का भी इसका एग्जाम्पल है। ठीक, तो ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं जो कि यहाँ पर सम्मिलित किया गया है। तो ये है कोबर का सिद्धांत। तो कोबर के सिद्धांत में आपको क्या रखना है, ओरोजन क्या होता है ये याद रखना है, क्रेटोजन क्या होता है ये याद रखना है, क्रेन केटन क्या होता है ये याद रखना है, और स्वासीन वर्ग क्या होता है। ठीक, तो ओरोजन आपको पता है जहाँ पर पर्वत का निर्माण होता है वो होता है। क्रेटोजन क्या है, जो उसके किनारे दृढ़ भूखंड है वो है। फिर रेन केटन क्या है, जो किनारों किनारे में दो पर्वत का निर्माण होता है संवलन के परिणाम स्वरूप, वो आपका रेन केटन है। फिर क्या है, मध्य में जो सपाट क्षेत्र निर्मित हो जाता है कभी कभी पिंड ऊपर उठ करके थोड़ा से, वो आपका स्वासीन वर्ग है या मध्य पिंड है। ठीक, इतना आपको याद रखना है। चलिए, चलिए, अब कोवर ने ही जो हिमालय का निर्माण है उससे संबंधित अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था। जब हम लोग देखते हैं ना भारत के भूगोल, तो इसमें हिमालय की उत्पत्ति वाला सिद्धांत हम लोग देखते हैं कोवर के सिद्धांत को, है ना। तो इसको आप लोग देख लेंगे। कोवर के अनुसार जो तैथित भूसन्नति है उससे ही हिमालय का निर्माण हुआ है, ये इन्होंने बताया है। ठीक, तलछट में, तो आपको इसको देख लेना है। आगे हम लोग देखते हैं रेडियो एक्टिव सिद्धांत। ठीक, रेडियो एक्टिव सिद्धांत किसने दिया है, जोली ने दिया है, और ये कब दिया, 1925 को दिया है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत 1967 का है, लेकिन हमने इम्पोर्टेंट होने की वजह से उसको पहले देख लिया। इसके बाद पर्वत निर्माण सिद्धांत में ये सभी सिद्धांत सम्मिलित है, इसलिए पहले हमने पर्वत निर्माण को जोड़ लिया, कोबर के सिद्धांत को। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं रेडियो एक्टिव सिद्धांत जोली का, जो कि महाद्वीप महासागर उत्पत्ति के सिद्धांत में भी काम आता है और आपके पर्वत निर्माण में भी काम आता है। ठीक, चलिए, ये जो सिद्धांत है यह तापीय चक्र सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, या पृथ्वी के धरातल पर धरातल के इतिहास भी इसी को कहते हैं। ठीक, तो कभी आपसे ये पूछ दिया जाए कि पृथ्वी के धरातल के इतिहास किस सिद्धांत को जाना जाता है, तो रेडियो एक्टिव को बोल देना। ठीक, यह तापीय चक्र सिद्धांत भी बोलते हैं इसको। ठीक, तो यह जो सिद्धांत है ये पृथ्वी के अंदर जो उपस्थित रेडियो धर्मी पदार्थ है जो एक्टिव रहता है लगातार, जिससे ऊष्मा उत्पन्न होते रहते हैं, लगातार ऊष्मा उत्पन्न हो जाएंगे, उसमें गति होंगे, दबाव पड़ता है, इसी को इसी के आधार पर ये सिद्धांत दिया हुआ है। ठीक, और ये कहाँ होता है, मध्यप और महासागर दोनों के तली में एक्टिव होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, हलचल रहता है। जोली के अनुसार रेडियो एक्टिव तत्वों का विघटन होता है, तो इसमें क्या होता है, यूरेनियम होता है, थ्योरियम होता है, पोटेशियम होता है, ये सभी मिल करके फिर रेडियो एक्टिव तत्व विघटित होता है। ठीक, तो रेडियो एक्टिव में कौन कौन से तत्व होते हैं, यूरेनियम, थोरियम और पोटेशियम, ये सभी आपस में मिले रहते हैं, और इनका जब विघटन होता है तो इसमें क्या होता है, अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होता है। ठीक, ये पूरा ऊष्मा का स्रोत है, यूरेनियम, थ्रोनियम और पोटेशियम। ठीक, इससे ऊष्मा उत्पन्न होता है, और इससे क्या होता है, पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है उसमें जैसे कि भूपर्पट्टी और ऊपरी मेंटल वाला जो हिस्सा है वहाँ पर धीरे धीरे संचलन स्टार्ट हो जाता है। ठीक,
वो क्या होता है, जमा हो जाता है, फिर जो पदार्थ है फ्लूम वगैरह है वो। और जहाँ पर कमजोर हिस्सा दिखता है वहाँ पर से फिर बाहर आने लगता है ना। तो हम लोग देखते हैं जो स्ट्रेटोस्फीयर है वो सबसे कमजोर वाला हिस्सा होता है, और उससे सबसे कमजोर वाला जो क्रस्ट मिलता है वहाँ पर से ये लावा के रूप में बाहर आ जाता है, ठीक, जो रेडियो एक्टिव तत्व है, ऐसा क्रिया करता है ये, ठीक। फिर आगे इन्होंने बताया है कि जोली ने ऊष्मा के कारण जो पृथ्वी के आंतरिक भाग है जिसमें चट्टान प्रसारित होता है, ठीक। जैसे हम लोग देखे हैं जो कमजोर प्लेट है, वो कमजोर प्लेट क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो इससे क्या होता है, यहाँ से अपना ऊष्मा जो है वो लावा के रूप में निकलता है, फिर ये क्या हो जाता है, प्रसारित होने लगता है, ठीक। इस प्रकार से ये बताया है। और यहाँ पर तनाव की क्रिया फिर काम करने लगता है, जब तनाव होता है तभी तो स्थलखंड ऐसे खिसकता है, तो यहाँ पर फिर ये प्रसारित होने लग जाता है, ठीक। तो इस तनाव के कारण भूपट्टी में क्या होता है, भ्रंश पड़ता है, मोड़ पड़ जाता है, धसाव भी पड़ जाता है, 3 प्रकार की क्रिया होता है, ठीक। फिर लगातार ऊर्जा मुक्ति के कारण यहाँ पर तनाव और विस्थापन के परिणाम स्वरूप भूपट्टी जो भूपर पट्टी है या क्रस्ट है वो बड़े बड़े भाग ऊपर की ओर उठने लग जाते हैं, और अंत में क्या होता है, एक पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है, पर्वत रेंज का निर्माण होता है, छोटे छोटे कटक टाइप का बन जाते हैं, इस टाइप का ऐसे, ठीक। जो ऊंचा भी हो सकता है और कुछ थोड़ा नीचा भी रहता है। तो एक श्रृंखला, एक सीरीज का निर्माण हो जाता है फिर धीरे धीरे इसी प्रक्रिया में, क्योंकि लगातार होते रहता है धीरे धीरे, ठीक। यह पर्वत निर्माण के 2 विशिष्ट प्रक्रम या कारकों को बताता है, जिसमें क्षैतिज संपीड़न और ऊर्ध्वाधर उत्थापन जिसको हम लोग बोलते हैं वो सम्मिलित होता है इसमें, ठीक। 2 प्रक्रिया, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर। इस सिद्धांत के अनुसार पर्वतों का निर्माण जो है मुख्य रूप से महाद्वीपों के किनारे वाले भागों में होता है, जैसे हमने ये देखा है ना, हिमालय वाला भाग, यूरेशिया और इंडियन जो प्लेट है वो आपस में टकराते हैं तो फिर हिमालय पर्वत का निर्माण होता है, ये वाला। इस सिद्धांत के अनुसार सागर जितना बड़ा होगा उसके तल के सिकुड़ने से दबाव उतना ही अधिक होगा, ठीक, और उतना ही विस्तृत पर्वतों का निर्माण होगा। जैसे प्रशांत महासागर के चारों ओर विशाल पर्वतीय श्रृंखला पाया जाता है। अब वो देखे हैं आप लोग, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, और ये आपका पूरा क्या है, प्रशांत महासागर है ना। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे इधर देखेंगे नीलराखिस पर्वत हो गया, इधर आएंगे तो आप लोगों को देखेंगे तो इधर भी आपका पर्वत पूरा फैला हुआ है ना। तो इस तरीके से चलिए अब इसकी आलोचना देख लेते हैं हम लोग। पहला इसकी आलोचना है कि जो यह सिद्धांत है रेडियो सक्रिय पदार्थों के ऐसे तथ्य पर आधारित है जिनके विषय में पर्याप्त ज्ञान नहीं है। अब ये तो सही बात है, हमको तो पता ही नहीं है कि ये रेडियो एक्टिव तत्व कैसे निर्मित हो रहा है। ये तो पता है कि उसमें दबाव की वजह से निर्मित हो रहा है, लेकिन किस चीज के ऊपर दबाव पड़ रहा है, चट्टान के ऊपर है तो दबाव पड़ रहा है, चट्टान के नीचे भी क्या क्या है, ये सभी चीजें थोड़ा हम लोगों के लिए क्या है, एक प्रकार का मिस्ट्री बना हुआ है। इसलिए इसको बोल दिया गया है कि हमको ज्यादा जानकारी नहीं है, बस इतना जानकारी है कि नीचे में क्या है, आपका जल वाष्प की मात्रा है, चट्टान है, बहुत सारे खनिज वगैरह है जिसमें दबाव बढ़ता है तो कुछ क्रियाएं होती है, फिर उसमें ऊष्मा उत्पन्न होता है, ये हमको पता है, लेकिन बहुत सारे और चीजें मिस्ट्री है जो हमको पता नहीं है, ठीक। तो इसीलिए बोल दिया गया है कि जो सक्रिय तत्व आपने रेडियो एक्टिव के नाम से बताया है उसके बारे में तो ज्यादा जानकारी ही नहीं है, ठीक। फिर इस सिद्धांत के आधार पर 2 पर्वत का निर्माण कालों के मध्य समान अवधि होनी चाहिए, जबकि इसमें तो बहुत सारा अवधि हो जाता है, कभी एक श्रेणी का निर्माण हुआ, एक में दूसरे श्रेणी का निर्माण हो गया, ऐसा ऐसा टाइप का हुआ है, 4 पर्वत निर्माण का समय आ गया है, ये बताया है इन्होंने। फिर महाद्वीप के दोनों किनारों पर पर्वत होने चाहिए, परंतु एक ही किनारे पर मिल रहा है ना, एक किनारे पर नहीं पाया जा रहा है, ऐसा भी हो रहा है, तो ये भी देखने को मिल रहा है। फिर यह सिद्धांत भूसंनति के विषय में भ्रामक मतलब भ्रम उत्पन्न कर रहा है। जैसे कि हमने वहाँ पर देखा था भूसंनति में किसका निर्माण हो रहा है, पर्वतों का निर्माण हो रहा है, लेकिन जब हम लोग इस सिद्धांत को देखते हैं रेडियो एक्टिव वाले को तो फिर भूसंनति वहाँ पर काम ही नहीं आता, वहाँ बस रेडियो एक्टिव काम आ रहा है, रेडियो एक्टिव की वजह से ऊपर में लावा वगैरह आता है, फिर वो जम जाता है, फिर उससे पर्वत का निर्माण होता है, ये इसका मतलब हो रहा है। तो इस प्रकार से कुछ आलोचना दिया है, ठीक। फिर गणितीय नियमों के आधार पर जो जेफरीज ने बताया है उसकी भी फिर आलोचना हो रहा है यहाँ पर, है ना। तो इस प्रकार से फिर क्या बोला गया है, ये इसकी आलोचना की गई है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, आगे जो बच गया है उस सिद्धांत को कल के क्लास में पूरा कंप्लीट कर देंगे। इसमें डेली का सिद्धांत है और कुछ और सिद्धांत है जिसको इसमें सम्मिलित करेंगे, जेफरीज वगैरह का सिद्धांत है और इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी है, इसको संवहन धारा सिद्धांत, इलास्टिक रिबाउंड सिद्धांत, यानी कि कल के क्लास में पूरा जो थ्योरी वाला सिद्धांत वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा और 4-5 क्लास में यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक।
तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।